अच्छा भाई, काफी गैप आ गया क्लासेस के दरम्यान। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स डिस्कस करने स्टार्ट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, और हमने मेरिट और डीमेरिट गुड्स को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। एक दफा उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर जो आपकी बाकी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स में आप लोग को थोड़ा सा मुझे बताओगे कि हमने क्या डिस्कस किया था? मेरिट गुड्स किसे कहते हैं, डीमेरिट गुड्स किसे कहते हैं? कुछ याद है? रिवीजन करके आए हो या बस आ गए फिलहाल तो? यार मैं वैसे ग्रीन टी लेती हूँ। अगर कोई जा रहा हो तो मंगवा लेना, वरना सॉरी। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है स्टूडेंट्स की आदतें बड़ी ख़राब हो गई हैं इन 2-3 दिनों में। थोड़ा सा दोबारा से एक ट्रैक पे आने पे टाइम लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन भी माशाल्लाह सो रहे पड़े हुए सब, ऐसा लग रहा है। अच्छा, क्या बताया था भी मैंने, मैरिट और डिमेरिट जी? सही है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्टी इफेक्ट को अगर बिल्कुल आसान सा किसी को समझाना हो तो क्या बताया जाएगा? नहीं, मतलब थर्ड पार्टी इफेक्ट का क्या मतलब क्या है? थर्ड पार्टी इफेक्ट कि एक एक्टिविटी का इफेक्ट थर्ड पार्टी पे भी आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? सांस ले लो। थर्ड पार्टी इफेक्ट, हम ये इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी में वो लोग आ जाएंगे जिनका उस एक्टिविटी से डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना? जिनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूं कि भाई अक्सर क्या होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक दरिया है ना, और वहाँ पे उसके अंदर फिशेस वगैरह भी हैं, और कुछ लोग वहाँ से फिशेस पकड़ते भी हैं, और उनका जो है वो गुजारा उससे होता है। और पास ही जो है ना वो एक फैक्ट्री है, वो क्या करने लग जाती है कि जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो डंप करना स्टार्ट कर देती है उस रिवर में। जिसकी वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट क्या निकलता है कि उस रिवर में जो भी फिश पॉपुलेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? उन फिशरमैन्स को जो कि वहां से फिश कैच करके उनका गुजारा हो रहा था। अच्छा, वो जो फिशरमैन है, अच्छा वो जो इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह जो आपकी होती है, ठीक है, वो उनको आसान तरीका यही लगता है कि जो भी वेस्ट वगैरह है, अगर उसको प्रॉपर उसको वो करेंगी तो जाहिर है उसमें कॉस्ट आएगी, तो वो आसान तरीका क्या होता है कि उसको रिवर वगैरह में डंप कर दें, ठीक है ना? कॉस्ट ही नहीं है कोई। तो जो फिशरमैन्स हैं उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम कम हो रही है, ठीक है, वो किस वजह से हो रही है? उनकी उस एक्टिविटी की वजह से, वो जो वो डंप कर रहे हैं। अब उनका उस एक्टिविटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना वो केमिकल बना रहे हैं ना वो केमिकल खरीद रहे हैं। फिशरमैन का डायरेक्टली उस एक्टिविटी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उस एक्टिविटी का उन पर भी इफेक्ट हो रहा है। ये भी एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है ना, कि एक नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना? तो थर्ड पार्टी इफेक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें उन उन पर भी इफेक्ट आ रहा हो जिनका डायरेक्ट उस एक्टिविटी से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन वो भी या तो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा हो या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो। पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है तो हम उसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, नेगेटिव आ रहा होता है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में ये चीज होती है कि किसी भी एक्टिविटी जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आ एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि रीजन ये कि इंडिविजुअल्स, अच्छा इस केस में केमिकल इंडस्ट्री वाला जो है वो अपनी कॉस्ट तो नहीं रख रहा ना, वो अपनी कॉस्ट के अंदर उसको डाल ही नहीं रहा, किसी और बंदे पे उसकी कॉस्ट पहुंच रही है, ठीक है ना, कि उसकी इनकम कम हो रही है, लेकिन वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा, वो तो उसको देख भी नहीं रहा है। यानी जब वो अपनी वो बनाएगा बैलेंस शीट वगैरह बनाएगा तो उसमें तो उसको नोट ही नहीं करेगा, वो अपना रेवेन्यू देखेगा, अपनी कॉस्ट देखेगा। ये तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है कि वो रिवर में डंप कर दे, तो वो तो उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा। और जब वो उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा तो वो तो अपनी प्रोडक्शन जारी रखेगा जितनी उसको प्रोडक्शन करनी होगी। गवर्नमेंट क्या करती है फिर? ऐसी अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर टैक्स वैक्स लगा देती है, जिससे होता क्या है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है ना? अब हमारा क्या एक रूल है कि जब हमारा बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा होता है तो हम वो काम करते हैं, और जब हमारी कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो जाता है तो हम वो काम नहीं करते कि भाई इस चीज में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बेनिफिट कम है। तो जब आप उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं तो वो फिर क्या डिसीजन लेता है कि अब इसको हमने क्या करना है, इस एक्टिविटी को कम करना है, ठीक है ना? तो कॉस्ट बढ़ाना है। जिस एक्टिविटी में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, उसमें आपको क्या करना है? अगर वो कंजम्पशन की साइड से है तो कंज्यूमर का खर्चा बढ़ा दो,
ताकि कंज्यूमर उस पर खर्च करना ही क्या करे, कम कर दे। और अगर वो प्रोडक्शन साइड से, तो आप उसकी प्रोडक्शन को कॉस्टली कर दो, ठीक है ना। ये कैसे होता है कि टैक्सेस लगा के हो जाता है। तो हमने डीमेरिट गुड्स में करा था कि गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्सेस लगाती थी ताकि वो इतनी कॉस्टली हो जाए कि आप उसकी कंजम्पशन ही कम करो। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडी देती है ताकि इनकरेज हो, प्रोडक्शन इनकरेज हो, कंजम्पशन इनकरेज हो, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, सोशली डिजायरेबल गुड्स हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, सब्सिडी का क्या मतलब होता है। सब्सिडी जो है एक इसको हम नेगेटिव टैक्स भी कहते हैं, यानी टैक्स का ऑपोजिट। अच्छा, अब ये किस तरह से दी जा रही होती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम प्रोड्यूसर साइड से देखें तो प्रोड्यूसर साइड से सब्सिडी जो एक रिलीफ है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होता है, इस रिलीफ के बहुत सारी फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपने वो एड वगैरह देखा हो तो वो आ रहा होता है कि भाई किसानों के लिए, फार्मर्स वगैरह के लिए आसान इजी इंस्टॉलमेंट पे, लो इंस्टॉलमेंट पर जो है ना वो फर्टिलाइजर्स और ट्रैक्टर्स वगैरह उनको दिए जा रहे हैं। ये लो इंस्टॉलमेंट या लो रेट पे प्रोवाइड करने का मतलब ये कि मार्केट रेट पे अगर लें, यानी एक फार्मर है, उसको ट्रैक्टर लेना है, ठीक है ना। अगर वो मार्केट से लेता है तो उसको बहुत कॉस्टली पड़ता है। गवर्नमेंट ने उसके लिए आसानी कर दी कि भाई आपको कम रेट पे हम ट्रैक्टर प्रोवाइड करेंगे और इंस्टॉलमेंट कर देंगे हम आपकी। इससे क्या हो रहा है, ये सब्सिडी है, रिलीफ मिल रहा है ना उसपे। भाई मार्केट से ले रहा है एक चीज 1 लाख की पड़ रही है, गवर्नमेंट ने बोला हम आपको जो है ना 60,000 की दे देंगे, 40,000 का क्या हुआ, यानी मार्केट रेट से कम रेट पे आप उसको दे रहे हो। ये भी सब्सिडी है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, जिस इंडस्ट्री को इनकरेज करना होता है, जिस प्रोडक्शन को इनकरेज करना होता है, गवर्नमेंट क्या करती है उस रॉ मटेरियल के ऊपर, वो किसी भी फॉर्म का रॉ मटेरियल हो उस पर क्या देती थी, सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी देने का मतलब ये कि जितनी उसकी एक्चुअल मार्केट में प्राइस है उससे कम प्राइस पर आपको मिलेगा वो। डिमांड तो बढ़ेगी ना, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन साइड से मसला आ सकता है। डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि जब आपको सस्ती मिल रही होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बेसिकली उसका तरीकेकार ऐसा होता है कि सब्सिडी का, कि गवर्नमेंट जो है वो फिर प्रोड्यूसर्स को कंपनसेट कर रही होती है ना, कि वहां से भी कम ना हो और फिर कंज्यूमर को भी उस कम रेट पे मिलता रहे। गवर्नमेंट डायरेक्टली डील नहीं करती कंज्यूमर्स के साथ। गवर्नमेंट जो है ना वो ऐसा सिस्टम ऐसा बनाती है कि आप खरीदेंगे उसी से ही, लेकिन आपको जो है ना ये रिलीफ मिल रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये होता है सब्सिडी का जो प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है कि आपके टैक्स कम कर देना, कि पहले आप 10% देते थे, अब आप गवर्नमेंट ने बोला नहीं अब आप सिर्फ 5% देंगे। तो ये क्या कर दिया, टैक्स कंसेशन जिसे हम कहते हैं, ये भी क्या है, सब्सिडी है। यानी आपका टैक्स माफ कर दिया या आपका टैक्स कम कर दिया, ये भी सब्सिडी की एक फॉर्म है। बेसिकली सब्सिडी करती क्या है, बस प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देती है, ठीक है ना। और अगर कंजम्पशन साइड से देखें तो सब्सिडी का तरीका ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे एजुकेशन दी जा रही है। सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब ये कि वही एजुकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वही डिग्री आप एक एमबीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं और एक एमबीए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, आप कंपेयर करें तो आपको पता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एमबीए है वो कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो यानी गवर्नमेंट आपको वही डिग्री कितनी सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रही है, यानी वो पर बच्चा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। कराची यूनिवर्सिटी से जब भी आप कोई भी एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको हर डिग्री बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में बहुत लेस कॉस्टली है ना, बहुत ही कम उस पे आपकी हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती आपकी। तो ये भी सब्सिडी की फॉर्म है। तो बेसिकली सब्सिडी आपकी कॉस्ट कम करने के लिए जो है ना वो सब्सिडी दी जा रही होती है। अच्छा जी, तो अगर मैरिड गुड है तो उसमें सब्सिडी कैसे दी जा रही है, एजुकेशन की कॉस्ट कम कर दिया आपकी, ताकि लोग जब देखें कि कॉस्ट कम है तो वो इनकरेज हो, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि मेन मसला तो यही है ना एजुकेशन हासिल करने में, कि पेरेंट्स को क्या मसला है कि ज़ाहिर है फीस देनी पड़ेगी, इतने खर्चात आएंगे, ठीक है ना, कहाँ से आएगा ये सब। तो गवर्नमेंट क्या दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रख रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन की तरफ आए, ठीक है ना। अच्छा जी, पब्लिक गुड्स हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, और इसमें हमने क्या बात करी थी कि पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए अवेलेबल होते हैं, और किसी एक की कंजम्पशन से किसी दूसरे का बेनिफिट कम नहीं होता, यानी सबको इक्वल बेनिफिट मिल रहा होता है। इससे ऐसा नहीं होता कि किसी एक को दूसरे से मसला हो रहा है कि भाई इसकी कंजम्पशन से
मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से हमने कहा था कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, नॉन राइवलरी की, यानी राइवलरी नहीं है। राइवलरी क्या होती है, कंपटीशन। तो किसी तरह का कंपटीशन नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है कि आप भी वो सर्विस अगर एंजॉय कर रहे हैं तो, क्योंकि मुझे भी उतनी मिल रही है जितनी आपको मिल रही है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें एक और करेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस करी थी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की, और बहुत सिंपल थी कि किसी को भी आप उस सर्विस को लेने से या उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, ठीक है ना। हमने इसकी एग्जांपल ली थी कि डिफेंस सिस्टम, जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है, उसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। एक दफा जब गवर्नमेंट आपको वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर देती है, यानी आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, ठीक है ना, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई हमारी फौज है जो हमारी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंट में हमने एक देखा कि जो इंडिया की तरफ से जो आपके ड्रोन वगैरह और ये सब प्रॉब्लम आई थी, तो भाई हमने एक जश्न मनाया था, भाई हमारी फौज ने जो है ना वो हमें प्रोटेक्ट करा है, कितनी जगहों पे उनके हमले रोके हैं। तो ये क्या है, ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना। अच्छा, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबको तो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा वो प्रोटेक्शन दी जा रही है और मुझे कम प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है ना, सबको इक्वल, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। और हम किसी को निकाल नहीं सकते उससे कि भाई आप जो है ना इस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते, वो उसको निकालने के लिए क्या करना है, उसको मुल्क से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एक अजीब सी बात हो गई, तो एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट की हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, कि एक दफा स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी जाती है तो उसका फायदा जो भी वहां से गुजरेगा सबको होगा, और किसी एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं होगा। और ना आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, पॉसिबल नहीं है ना ये प्रैक्टिकली। तो इसलिए ये वो सारी सर्विसेज हैं जो पब्लिक गुड्स में आती हैं, हाईवे नेटवर्क, नेशनल डिफेंस सिस्टम, स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी, ये सब किस में आ रही होती है, पब्लिक गुड्स में, क्योंकि ये पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ये किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दी जा रही, ये सबके लिए अवेलेबल है और सब इसका इक्वल बेनिफिट उठा रहे होते हैं, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड, जब हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं किसी शॉप पे, जो प्राइवेट गुड्स जिसे आप कहते हैं, चाहे आप उसमें कुछ भी ले लें, ब्रेड ले लें, मोबाइल फोन ले लें, आइसक्रीम ले लें, बर्गर ले लें, खाने पीने की चीज है या कोई इस्तेमाल करने की किसी किस्म की कोई चीज है, जब आप लेने जाते हैं तो उसमें एक्सक्लूजन भी पॉसिबल है कि आगे वाला बोलेगा यार अगर जब तक पे नहीं करोगे मैं ये चीज दूंगा नहीं, ठीक है ना। आप ब्रेड लेने गए सुबह, आप वो कह रहे हैं कि यार ब्रेड जो है ना वो 100 रुपए की, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, आप बोले ब्रेड दे दो, तो वो नहीं देगा आपको, जाहिर है एक्सक्लूड करना पॉसिबल है, ठीक है ना। आपको रोकेगा वो जब तक आप उसके लिए पे नहीं करोगे, तो एक्सक्लूजन इज पॉसिबल। सेकंड चीज ये कि वो यूनिट जो आपने ले लिया है, वो ब्रेड जो आपके हाथ में, उसका फायदा सिर्फ आप तक लिमिटेड है, उसका फायदा इक्वली सारे लोग नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसके पैसे दिए तो आप ही को उसका फायदा मिलेगा, आप ही उसकी कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ राइवलरी पाई जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे आप कहते हैं आईफोन वगैरह में क्या होता है कि भाई पहले से ऑर्डर्स जा रहे होते हैं, प्री ऑर्डर्स, ठीक है ना, यानी एक काइंड ऑफ कंपटीशन रखा हुआ है ना उन्होंने कि भाई इतनी ही प्रोड्यूस होंगे, आप जो पहले ऑर्डर कर देगा उसको मिल जाएगा, और हर किसी की कोशिश होती है हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो प्राइवेट गुड्स के अंदर आपको राइवलरी राइवलरी दो तरह की है। एक तो राइवलरी ये है कि भाई अगर वो चीज कम है तो आपको अगर मिल गई तो दूसरे को नहीं मिल पाएगी, ये भी काइंड ऑफ राइवलरी है। दूसरी ये जो जो उसका बेनिफिट, अगर आपने जो यूनिट लिया उसका बेनिफिट किस तक है, सिर्फ आप तक। पब्लिक गुड्स के अंदर क्या था, सबको फायदा पहुंच रहा है, प्राइवेट गुड्स के अंदर क्या है, सबको फायदा नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना, सिर्फ आपने खरीदा है तो आप ही तक फायदा रहेगा। लैग हो रहा है। अच्छा भाई, फातिमा और फैजान, आप दोनों भी बता दो कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस वगैरह में। हन्नान, आवाज क्लियर हुई है, वरना पे मैं एडमिन से बोलती हूँ। थोड़ा अटक रहा है, क्या वॉइस अटक रही है, वॉइस रुक रुक के आ रही है। मैं एडमिन से बोल देती हूँ। अच्छा, पॉज हो गई, शायद नेट वगैरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा।
देख लेती हूँ मैं। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही आपको, पब्लिक और प्राइवेट गुड वाली? सिंपल बात है, एक में जो है वो कोई कॉस्ट, डायरेक्टली कोई कॉस्ट नहीं है, तो यानी पब्लिक गुड्स के अंदर कोई खास तौर पे आपसे ये बोल के नहीं लिया जा रहा। जी हेलो। यही ऑनलाइन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा अटक रही है बीच बीच में क्लास ना, ग्लिच आ रहा है किसी एग्जाम का। हम्म। आपसे इस तरह से नहीं लिया जा रहा है कि भाई आपको डिफेंस सर्विस मिल रही है, जरा आप इसके इतने पे कर दें, ठीक है ना? जैसे प्राइवेट गुड्स में होता है कि आपको ये चीज मिल रही है तो आप इसकी पे करेंगे तो आपको मिलेगी। हाँ जी। देखो मोटर वे में भी पब्लिक गुड्स में आता है, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ टूल वगैरह आ जाता है वहां पे ये है कि आप पे करेंगे तो आपको जाने दिया जाएगा, वरना एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें वो प्योर कुछ कमोडिटीज है जो प्योर पब्लिक गुड्स में आ रही होती हैं, ठीक है ना? कुछ में आपकी किसी हद तक पब्लिक गुड तो है इस लिहाज से कि नॉन राइवलरी है, ठीक है ना? लेकिन ये कि अच्छा रोड्स वगैरह में भी, ये जो हाईवे वगैरह में, इसमें भी जो नॉन राइवलरी है वो एक पॉइंट तक ही होती है। अगर बहुत सारी गाड़ियां हो जाती हैं फिर ये होता है ना कि आपको उससे मसला है, यार इतना ट्रैफिक होने लग गया है, तो वो फिर राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। तो प्योर पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक कुछ में ही है, जैसे डिफेंस सिस्टम में प्योर पब्लिक गुड है। जी गौर, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? बताइएगा भाई जब थोड़ा सा आपको लगे कि सही हो गया है, अगर अब नहीं हो रहा मसला। हो रहा है, उनका नेट स्लो है। भाई एडमिन कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से नेट का इशू नहीं है, आप लोगों के पास से शायद नेट का कोई इशू आ रहा है। क्योंकि यहाँ क्लास सही चल रही है। चलो क्या कर सकते हैं, अब उनका तरफ से ही मसला है। ये बारिश की वजह से कुछ दिनों सही है। अच्छा ये मुझे बताना भाई, एक तो तुम लोग फौरन फौरन जवाब दो ताकि मुझे पता तो चले कि तुम लोग ले रहे हो क्लास। ये मुझे बताओ कि कंटिन्यूस मसला तो नहीं हो रहा, यानी जो टॉपिक समझा रही हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना? मुसलसल तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा आप लोगों के पास? हाँ भाई, फातिमा, हनान, फजान, सना। समझ आ रहा है ना? बस ठीक है, वो नेट शायद थोड़ा सा कभी कभार वो हो रहा हो, बहुत ज्यादा हन्नान आप देखो आपका नेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि जो है ना यहाँ से हमने वीडियो जो है ना वो ऑनलाइन हम क्लास देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा इस नेट पे। यहाँ से तो क्लास बिल्कुल सही चल रही है, कंटिन्यूएशन में आप लोगों के पास से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा एक लास्ट टाइप जो है ना, आप देखेंगे उसको हमने कहा है क्लब गुड्स। क्लब गुड्स भी आप नाम से अगर आप देखें तो क्लब से मतलब समझ में यही आता है कि कोई एक इंडिविजुअल नहीं फायदा उठा रहा होगा। क्लब गुड्स हमेशा जो है ना एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि क्लब गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी, यानी ये कोई ऐसी कमोडिटी है, ऐसी सर्विस है जिसमें एक्सक्लूजन पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, ठीक है ना? कि आप पे करोगे तो आपको ये सर्विस या कमोडिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट आर नॉन राइवल टिल अ पॉइंट वेयर कंजेशन टेक्स प्लेस। कह रहे हैं कि एक पॉइंट तक इनकी कंजम्पशन क्या है, नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उस सर्विस को ले रहे हैं, उस कमोडिटी को ले रहे हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा किसी दूसरे से, जब तक क्या नहीं हो जाता। वही वाली बात, जैसे मैंने आपको रोड की बात बताई कि एक पॉइंट, भाई रोड पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, आपको फला गाड़ी से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी गाड़ियां हो जाएंगी तो फिर कंजेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना? फिर रोड ट्रैफिक जैम होना स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से क्लब गुड्स की वो बात करें कि ये वो हैं जो कि बहुत सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, बट रोड क्लब गुड्स में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। तो बेसिकली क्लब गुड्स के अंदर अगर हम मिसाल दें, देखें तो इसमें एक चीज मैं आप मिसाल देती हूँ, वाईफाई सर्विस एक बहुत अच्छी मिसाल है कि भाई आप वाईफाई सर्विस जो आप ले रहे होते हो, जो आप नेट लगवाते हो अपने घर में, उसमें आपको पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर मंथ वो आता है, ठीक है ना। तो एक्सक्लूजन तो पॉसिबल है, और एक टाइम पे आपके घर के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो उस वाईफाई सर्विस को अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक लिमिट होती है ना उसकी, ठीक है ना। बहुत दफा गेस्ट आ जाते हैं घर में, वो भी बोल देते हैं भाई वाईफाई का पासवर्ड दे दें, आप क्या करें, आप दे देते हैं, ठीक है ना। फिर आपका नेट स्लो होना शुरू हो जाता है ना, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, अक्सर हम कह रहे होते हैं यार कि यार तुम अपना नेट बंद करो, मेरा नहीं चल रहा, ठीक है ना। ये मसला कब आना शुरू हो जाता है, जब कंजेशन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। एक पॉइंट तक 5-6 लोग उसी नेट को चला रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं आ रहा, सबका नेट प्रॉपर चल रहा है, लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है, एक लिमिट होती है ना, इतने लोग कर सकते हैं, अगर उससे एक्सीड कर जाता है तो फिर क्या होता है, एक किसी का नेट स्लो होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या होने लग गया, कंजेशन होना स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से स्विमिंग पूल्स, ये भी क्लब गुड्स में आते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह की जो सर्विस है, कॉस्ट है इसकी, एक आपको एक प्राइस पे करनी है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि स्विमिंग पूल है, वो पूल का मतलब यही है कि उसमें ज्यादा लोग होंगे, वो किसी एक बंदे के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन एक लिमिट होती है ना, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग उस पूल में आ जाएंगे तो क्या होगा, अब मजा ही नहीं आएगा, आप इंजॉय ही नहीं करोगे, जिस चीज के लिए आप स्विमिंग पूल गए हो, आप वही सर्विस को इंजॉय नहीं कर पा रहे होगे, तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी आप किसी और की वजह से आपका बेनिफिट क्या हो रहा है, कम होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, ठीक है, ये कह रहे हैं प्राइवेट गोल्फ कोर्सेज वगैरह, वाईफाई सर्विस, ये सारे किस में आ जाते हैं, क्लब गुड्स में आ जाते हैं, जिनको एक पॉइंट पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग आ जाते हैं और कंजस्शन होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसकी कंजम्पशन क्या हो जाती है, राइवल, ठीक है ना। कि आप चाहोगे कि यार कुछ लोगों को निकाला जाए, हटाया जाए, ताकि थोड़ा सा हम भी उस सर्विस को प्रॉपर अवेल कर सके, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल, अच्छा इसकी कोई इतनी ज्यादा डिटेल एमसीक्यूज में नहीं आती है, आपने जस्ट क्या याद रखना है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है बस, और एग्जाम्पल याद रखनी है, जैसे कि पब्लिक गुड में मैंने एग्जाम्पल दी, नेशनल डिफेंस सिस्टम, हाईवे नेटवर्क हो गया, स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी जो मिल रही होती है, ये पब्लिक गुड्स में आ जाते हैं। प्राइवेट गुड्स में तो आपको पता है, मतलब मैं क्या क्या एग्जांपल दूं, आपकी तकरीबन जितने भी आपको मार्केट से जितनी भी चीजें मिल रही होती हैं, वो सारी प्राइवेट गुड्स में, जो गवर्नमेंट नहीं दे रही है आपको, सारे प्राइवेट गुड्स हैं। ब्रेड हो गया, कोई फूड आइटम्स हो गए आपके, कोई ऑटोमोबाइल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए, कुछ भी हो गया, वो सारे प्राइवेट गुड्स में आ रहे होते हैं। क्लब गुड्स मैंने आपको बता दिया, इन्होंने एग्जाम्पल जो है वो किसी किसी भी किस्म का क्लब, ठीक है ना, गोल्फ कोर्सेज वगैरह आपके आ जाते हैं इसमें, इसमें सिनेमा हॉल्स आ जाते हैं, स्विमिंग पूल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब क्लब गुड्स के अंदर इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं और एग्जाम्पल याद रखनी है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ कि इसकी किस तरीके से आपके पास पेपर में आ रहा होता है, 2-3 मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ जो पेपर में आया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। चैप्टर 1 में तो मैंने स्पेशली ये एफर्ट दिए कि मैंने कॉन्सेप्ट वाइज कोशिश करा है कि एक तरफ रखूं एमसीक्यूज को, ताकि आप लोगों को बताना भी आसान हो। पेपर में जो आए हुए हैं ना एमसीक्यूज, आई थिंक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की फाइल में होंगे। ये इस फाइल को मैं फाइनल करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ये देखो, वैसे तो सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, बट मैंने आपको कहा था कि कुछ एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आई कैप इस तरह के एमसीक्यूज आप बना रहे हैं, और अटेम्प्ट्स में जो स्टूडेंट्स देकर आ रहे हैं पेपर्स, उनके पास इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो वो मैंने एक तरफ किए हुए थे, तो ये बुक फॉर्म में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, बस मैं कुछ फाइनल करना है इसको मैंने। हम्म। कहाँ गए भाई।
नहीं नहीं, ये मैंने असल में दूसरी फाइल खोली हुई है। मैं हैरान हूँ, इसमें वाले क्यों नजर नहीं आ रहा है। पब्लिक गुड से रिलेटेड अभी लास्ट टाइम हमें वो एमसीक्यूज दिखा था ना, मैं देख लेती हूँ। आप लोग कह रहे हैं ना 30 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वो अभी मुझे एग्जैक्ट एमसीक्यू नहीं दिख रहा जिसमें सिलेक्ट टू वाला ऑप्शन था कि पब्लिक गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और फिर दो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने थे। तो उसमें था एक्सक्लूडिबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, राइवलरी, नॉन राइवलरी, चार ऑप्शंस दिए हुए थे आपको। दो ऑप्शन सिलेक्ट करने थे कि पब्लिक गुड्स में कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो इस तरह का एमसीक्यू आता है। दूसरा क्या आ रहा होता है कि भाई आपको वो दे देगा, जैसे 34 है कि नेशनल डिफेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ, पब्लिक गुड्स की मिसाल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वो एग्जाम्पल दे सकता है। जी बिल्कुल, जिम भी आ जाएगा आपका क्लब गुड्स के अंदर। एक्सक्लूजन भी पॉसिबल है, ठीक है। और एक लिमिट है जाहिर है, वरना फिर आपकी वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन में, मैरिट, डीमेरिट, पब्लिक, प्राइवेट, क्लब गुड्स, सब समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास छोटा सा, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। और इसके अंदर जो है ना, बेसिकली हम क्या बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि मेनली अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। आप इसकी जरा ये रीड करिएगा कि क्या लिखा हुआ है। बस जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ उतना रीड करना है आपने। पहले नॉर्मल गुड्स को रीड करें। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल गुड्स आर दोज हुज डिमांड इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। क्या कह रहे हैं? नॉर्मल गुड्स कौन सी तरह के गुड्स होते हैं? इन जब इनकम बढ़ती है। कौन है भाई जो पूछ रहे हैं? क्लास स्टार्ट हो गई है। इनकम बढ़ने से जिनकी डिमांड भी बढ़ती है। अच्छा, ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टरिस्टिक तो नहीं है, ऐसा तो होता ही है। नॉर्म, तभी उनको क्या कहा गया है? नॉर्मल गुड्स, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और ये ह्यूमन साइकी है कि आप कुछ भी कर लो, जब आपकी इनकम बढ़ती है खुद ब खुद खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इनकम बढ़ती है, आपके खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, चाहे आप जितना भी ना चाहो, ठीक है। क्योंकि ये एक ह्यूमन, आप कह लो कि वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम चीज़ों की कंजम्पशन भी क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं जिन चीज़ों की डिमांड इनकम के साथ जिसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन समझ में आता है। डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये कि जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो इनकम बढ़ने से जिन चीजों की डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने से जिन चीजों की डिमांड कम होती है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स। दोनों रिलेशन आ गए ना, यानी दोनों डायरेक्ट इफेक्ट में ही आ रहे हैं ना। इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। तो इनकम बढ़ी, आपने डिमांड भी बढ़ा दी। इनकम कम हुई, आपने डिमांड भी कम कर दी। तो जिन गुड्स में ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, ये रिलेशन पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स। और इनको नॉर्मल, दोबारा बता रही हूँ, इसी वजह से कह रहे हैं कि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि इनकम बढ़ने से हम कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। असल है दूसरी टाइप, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इन्फीरियर गुड। नाम से ही पता लग रहा है इन्फीरियर गुड का कौन से गुड्स होंगे? जो थोड़ा सा लो क्वालिटी प्रोडक्ट होंगी आपकी, ठीक है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी भी के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि जो अफोर्डेबल होंगे, चीप होंगे, थोड़े से सस्ते होंगे।
तो कह रहे हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट इंफीरियर गुड्स आर दोज हुज डिमांड डिक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस, यानी इनका इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इन गुड्स में क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनकी डिमांड क्या कर देंगे, वो क्या बोल रहे हैं, कम कर देंगे। और जब आपकी इनकम कम होगी तो आप ऐसी चीजों की कंजम्पशन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अब हमने कहा भाई कोई हमें मिसाल दें, तो उन्होंने बोला सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स हो गई, सेकंड हैंड चीजें होती है ना, ठीक है ना, चाहे वो मोबाइल फोन है, गाड़ी है, किसी किस्म की। जब आपकी इनकम कम होती है तो आप इन चीजों को प्रेफर करते हो, ऑब्वियसली क्योंकि सस्ती है, ठीक है ना, तो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करोगे। इन्होंने यहाँ पे वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इंक्लूड करा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी समटाइम इंफीरियर में आ जाती है। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो जाहिर है आप बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट पे जाओगे, बेहतर चीज पे जाओगे। तो जब इनकम बढ़ती है तो आप इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन क्या कर देते हैं, और जब इनकम कम होती है तो आप ऐसी चीजों की कंजम्पशन क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। अब इसमें बहुत सारी, जैसे आप बाय ट्रेन अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसमें एक इकोनॉमी क्लास होती है, एक बिजनेस क्लास होती है, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो गई है तो आप बिजनेस क्लास को प्रेफर करोगे, ठीक है ना। इनकम कम है तो आप इकोनॉमी क्लास को प्रेफर करोगे। तो इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है, जब आपकी इनकम कम है तो आप ऐसी चीजों की कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ऐसी चीजों की कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या रिलेशन आया, इनवर्स रिलेशन आया हमारे पास। डिफरेंस समझ में आ गया। नॉर्मल में इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इंफीरियर में इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, ये इन्होंने एक और टाइप यहाँ पे ऐड करी है, जिन्होंने इन्होंने इसको नाम दिया है सुपीरियर गुड्स का ना। कह रहे हैं सुपीरियर गुड्स, देखो ये नॉर्मल गुड्स ही हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि, अच्छा मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट नहीं करा, उसकी रीजन ये है कि आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली देख रहे होगे कि, इसको मैं हटा दूंगी ना इन टर्म्स को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक टर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा बार बार लिखी हुई है हर पैरा में, क्या लिखी हुई है, इनकम इलास्टिसिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस ने ये वाली बात नहीं समझाई कि ये इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। इसकी रीजन ये है कि ये इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है ये हमारे पास आएगा चैप्टर 3 में। अगर आपने चैप्टर्स के नाम देखे हो तो चैप्टर 3 बेस ही किस पे कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको मैं अभी कोशिश करूंगी कि स्लाइड को अपडेट करके इसको यहाँ से रेज कर दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सुपीरियर गुड्स में क्या लिखा हुआ है, अगेन हाईलाइट कर देती हूँ, जरा पढ़िएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जो हाईलाइट किया है बस वो पोर्शन पढ़ लें। रास्तों का क्या हाल है भाई, जहां से तुम लोग आ रहे हो, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे हो, अच्छा मैं समझी कहीं आ रहे हो फिर, कहीं से। हाँ भाई, सुपीरियर गुड्स में क्या बोल रहे हैं वो, अ, पहली बता रहे क्योंकि लग्जरी गुड्स भी बोल रहे हैं ना, आप इनको लग्जरी गुड्स भी बोल सकते हैं। तो लग्जरी गुड्स के अंदर जो लग्जरी कार्स वगैरह ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं भाई आपके पास एक सर्टेन इनकम होगी तो ही आप इनको अफोर्ड कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे। यानी हर कोई इसका बायर नहीं कहला रहा होता। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई आप ये वो गुड्स हैं जिन पे आपकी इनकम का, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी इनकम का बहुत लार्ज पोर्शन इस पे जा रहा होता है। ये क्या मतलब हुआ, देखो एक सर्टेन लेवल तक जब आपकी इनकम होती है ना तो आप कुछ चीजें तो उस वक्त तक अफोर्ड कर ही रहे हो, जैसे फूड आइटम्स हो गए, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको आप पूरा कर रहे होते हो। कम से कम इनकम में भी आपको बेसिक नेसेसिटीज तो अपनी पूरी करनी है ना। भाई कुछ खाना है, आपने फूड आइटम आपका होना चाहिए, ग्रोसरी हो गई आपकी, शेल्टर हो गया, ठीक है ना। कुछ चीजें तो आपकी होनी चाहिए। तो जब आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती है तो ये सब चीजें तो पूरी हो ही रही होती हैं आपकी, फिर आप किस पे आते हैं,
लग्जरी पे आते हैं, भई अब मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब जो है क्योंकि ज़ाहिर है मैं बेसिक नेसेसिटी की तो एक लिमिट है ना कि भई आटा कितना आएगा, चावल कितने आएँगे घर में, उसकी एक लिमिट है, उसको कितना लेकर आ जाऊँगी मैं, ठीक है ना? ज़्यादा तो नहीं खाने लग जाएँगे, ठीक है? तो उसकी एक लिमिट है। लेकिन जब आपकी इनकम फिर आप क्रॉस करते हैं, आप बोलते हैं ये सब चीज़ें तो पूरी हो ही रही हैं। अब आप किस पे आएँगे, आप घर में जो है ना वो एसी लगेगा, एक अच्छी गाड़ी आएगी, घर जो है ना प्रॉपर फर्निश्ड होगा, सब जितनी भी लग्ज़री चीज़ें हैं, ठीक है ना? वो उनकी डिमांड जो है ना वो यानी जब आपकी एक लि उस वो इनकम उस सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती है, तो फिर आपकी इनकम का उस एडिशनल इनकम का एक बहुत लार्जर प्रोपोर्शन किस पे जा रहा होता है? इन लग्ज़री गुड्स पे जा रहा होता है। तो बेसिकली ये कोई अलग टाइप नहीं है, जो असल कैटेगरी है वो कौन-सी है? नॉर्मल और इंफीरियर, और ये बहुत इंफीरियर की डेफिनिशन बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आ रही होती है। ठीक है ना? कि वो कौन से गुड्स हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाती है, या वो कौन से गुड्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो इनकम कम होने से ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से वो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा होता है। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? हाँ भाई बॉयज़? आप 3 हुआ करते थे ना? आप वही है ना 3 फ्रेंड्स जो आगे बैठते थे? तीसरा कहाँ है भैया आपका? अच्छा आप तीनों ही हैं। अच्छा, 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 ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगेन ये वो टॉपिक है जिसमें से इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई है अभी तक, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो इसको डिस्कस करेंगे हम। और ये कॉन्सेप्ट आगे चैप्टर 4 में थोड़ा बहुत हमारा डिस्कस होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। अगेन मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप लोग अपना भी माइंड लगाएँ, थोड़ा-सा इसको रीड करें और फिर मुझे समझाएँ कि डिवीज़न ऑफ लेबर किसे कहते हैं? और ये इतनी आसान एग्ज़ाम्पल यूज़ की गई है कि हर किसी को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। क्लियर नज़र आ रहा है? बता दो, बता दो। बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लगते हैं, उनमें लेबर को डिवाइड करना ताकि एक हर स्टेप पे वो परफॉर्म किया जाए तो ठीक है, यानी किसी भी वर्क प्रोसेस को आप नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड कर दें और आप क्या करें, हर टास्क सेपरेट पर्सन को असाइन कर दें कि एक ही बंदा सारे काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है सांची कि भई 4 टास्क हैं तो भई एक बंदा लकड़ियाँ काटेगा, एक बंदा जो है ना असेंबल करेगा टेबल को, एक बंदा पॉलिश करेगा, एक बंदा डिलीवर करेगा। अगर ये आप चारों टास्क एक ही बंदे से करवाते तो उससे क्या होता कि बहुत टाइम लग जाता। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता कि माइंड उसका एक तरफ नहीं रहता। डायवर्जन है ना बहुत ज़्यादा, अभी ये टास्क करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और दूसरा ये कहा जाता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो तो फिर आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो पाते हो। ठीक है ना? ठीक है, तो हम करते हैं ना कि भई मेडिकल के जो भी आप पढ़ रहे होते हो, फिर उसके बाद आप एक स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जाते हैं कि ठीक है, इन जनरल तो सब कुछ पता है, लेकिन स्पेशलाइज़ेशन इस फील्ड में करेंगे हम। ठीक है ना? तो ये वो वाली बात है कि जब आप एक ही काम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं, तो फिर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला काम है कि आप एक वर्कर को एक टास्क असाइन कर दें कि आपने यही काम करना है। उससे क्या होगा, काम की स्पीड बढ़ेगी। नंबर 1, क्योंकि उस वर्कर को एक टास्क से दूसरे टास्क पे नहीं जाना, वो ही काम करना है। दूसरा क्या होगा फ़ायदा इसका कि भई जब आप वो एक ही काम करता रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। भई आप जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब आप करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, आप बोलते हैं अच्छा ये कब यार ऐसे भी हो सकता था। फिर आपको बहुत सारे तरीके समझ में आना शुरू होते हैं, यार ये करने से काम और जल्दी भी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से भी हो जाता है। तो ये वाली चीज़ है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपसे बोला जाए कि भई एक ही टीचर है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जैसे स्कूल में होता है, ठीक है ना? क्लास 1 की एक ही टीचर है, सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाएँगी। चाहे वो क्लास 1 ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी हो सकता है वो कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा रही हों और हो सकता है वो कुछ सब्जेक्ट बहुत ही बुरे पढ़ा रही हों, ठीक है ना? तो ये वाली बात है, आप एक साथ साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स वगैरह सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है ना? कुछ चीज़ें आपकी होती हैं कि यार ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी आती है।
तो ये वाली बात है कि आप डिवाइड कर दो कि भाई फला सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छा है तो ये पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपको मिल रहा होता है ये, तो ये स्पेशलाइजेशन बड़ी जरूरी है कि अगर एक जगह ये हो रहा है कि भाई ये कि टीचर सब पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अमंग डिफरेंट वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड स्किल्स, यही होता है ना भाई, जिसको जो काम बेहतर करना आता है आप उसको वही काम देते हो। द वर्कर्स एंड बिजनेसेस कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इसी वजह से जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप रेलिवेंट डिग्री रिक्वायर्ड होती है और फिर रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है उस फील्ड के अंदर, कि भाई अगर आपने एचआर के अंदर आपने अपना मास्टर्स वगैरह किया हुआ है तो एचआर की कोई आप एक्सपीरियंस रह रहा है तो ही कोई बड़ी कंपनी आपको लेगी, कि भाई आपका डिग्री भी उसी की है, एक्सपीरियंस भी उसी का है, तो यानी आपकी उससे रिक्वायर्ड स्किल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप एक चीज बड़ा अच्छा नोट करें यहाँ पे, क्योंकि ये एक यहाँ पे फायदे कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे कि भाई इससे फायदा क्या होता है। तो एक तो फायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये तो बड़ी आसान बात है, हमें समझ में आता है। जाहिर है कि जब आप काम को वर्क प्रोसेस में को टास्क में डिवाइड कर देंगे और हर बंदे को सेपरेट पार्ट्स टास्क असाइन कर देंगे तो जाहिर है काम की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन दूसरी बात भी हमें समझ में आती है, नो टाइम इज वेस्टेड मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, एक बंदे को उसी वही काम करना है, ये नहीं कि ये करके फिर वहां वो उस काम की तरफ जाना है, ये वाला टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तीसरी बात समझने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है ना वो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या है? स्पेशलाइजेशन क्या करती है? कौन सी कॉस्ट? पूरी पढ़ो, कॉस्ट लो, जो पढ़ना था वही नहीं पढ़ा, कॉस्ट ऑफ आउटपुट पढ़ लिया। कॉस्ट पर यूनिट, ये असल बात थी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ये कौन सी कॉस्ट होती है? हाँ, यानी मैं एवरेज कॉस्ट बोल सकती हूँ उसको। एवरेज कॉस्ट यही होती है ना भाई, मुझे टोटल कॉस्ट 1000, मैं 10 चीजें बनाने पे मुझे कॉस्ट 1000 रुपए की आ रही है, तो एक यूनिट बनाने में मुझे ऑन एवरेज कितनी कॉस्ट आ रही है, ये एवरेज कॉस्ट होगी। ठीक है ना, कि एक यूनिट मुझे कितने का पड़ रहा है बनाने में, ये एवरेज कॉस्ट है। उसने ये नहीं बोला आपसे कि स्पेशलाइजेशन की वजह से टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, उसने कौन सी कॉस्ट बोला? एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एवरेज कॉस्ट बेसिकली पता है कैसे निकालते हैं? चीज को आसान रखकर समझना, ये नहीं कि मैं कोई अभी जब मैं कोई टेक्निकल बात बहुत टेक्निकल होती है ना मैं पहले से बता देती हूँ टेक्निकल है, तो अपने आप पे जरा थोड़ा सा वो रखिएगा। अब आप ये देखें कि एवरेज कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो आपसे ये नहीं कह रहा कि टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, वो आपसे क्या कह रहे हैं? एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। उसके पीछे रीजन है, एक बंदा है जिसको नॉर्मल बस ज्यादा कोई ऐसा खास उस फील्ड में काम नहीं आता है, लेकिन बस कंपनी ने रख दिया यार क्या करे, इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये इतना नहीं मांगेगा, ठीक है ना। अभी अक्सर फ्रेश जो होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हुए हुए उनको आप रख रहे होते हो, अगर आप उसकी जगह पे कोई एक्सपर्ट रखोगे जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो उतने में काम तो नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाली बात है कि जब आप कोई एक्सपर्ट रखते हो तो आपको उसको पे भी क्या करना है? तो टोटल कॉस्ट तो ज्यादा होगी ना आपकी, इसलिए उसने आपसे ये नहीं बोला कि टोटल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन वाली चीज की तरफ जाओगे कि भाई मैंने इस काम, हर काम करने में वही लोग लगाने जो उस काम में एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट जो है फिर वो सैलरी भी उसी लिहाज से लेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट तो ज्यादा ही हो रही है आपकी, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कम हो रही है, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि टोटल कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन वो जो एक्सपर्ट है वो आपको प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा देगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। आप सिर्फ मैथमेटिकली अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर न्यूमरेटर से ज्यादा होगी तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा? तो अगर आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपने ये वाली थ्योरी भी सुनी होगी कि आप स्मॉल लेवल पे अगर बिजनेस करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जितना आप लार्ज स्केल की तरफ जाते हैं उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली यही वाली बात है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है आपकी, एक यूनिट पे कॉस्ट डिवाइड होना शुरू हो जाती है ना। भाई 10 चीजें बना रहे हो तो कॉस्ट उन 10 चीजों में डिवाइड होगी, ज्यादा आएगी ना। ठीक है, 1000 रुपए की कॉस्ट है, 10 चीजें बना रहे हो,
तो 1000 रुपए जो है वो 10 यूनिट में डिवाइड होके पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है ना, 100 रुपए आ जाएगी ना, 100 रुपए आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। अब आप बना रहे हो 50 चीजें 1000 रुपए के अंदर, तो पर यूनिट कॉस्ट अब कितनी आएगी, सोच के बताते हैं। 500 रुपए, वेरी गुड। 20 रुपए, 20 रुपए आपको पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई आपकी, कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपकी प्रोडक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने जहन में रखें कि भाई कॉस्ट दो तरह की है। स्पेशलाइजेशन जब आप एक्सपर्ट वगैरह रख रहे होते हैं तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट कम नहीं हो रही, टोटल कॉस्ट बढ़ ही रही है क्योंकि एक्सपर्ट ज्यादा लेंगी। लेकिन फिर क्यों बिजनेसेस रख रहे होते हैं, तो कॉस्ट कटिंग भी तो करनी होती है, फिर एक्सपर्ट क्यों रख रहे हो आप, एक आम बंदा क्यों नहीं रख रहे हो उस काम को करने में, क्योंकि एक्सपर्ट आपको इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा कि जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पेशलाइजेशन का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है कि उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाती है क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि अब टीचिंग का प्रोफेशन जो है ना वो ऐसा नहीं है, लेकिन अब बनता जा रहा है ऐसा। भाई एक टीचर है जिसको नॉर्मल आता है सब्जेक्ट पढ़ना, तो उसके पास कितने बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक टीचर है जो बहुत एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उसके पास कितने बच्चे आएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे कि भाई ये तो चीता है, इससे पढ़ेंगे। जैसे कैफ में होता है ना, क्या आप बोलते हैं भाई लॉ फला टीचर बहुत जबरदस्त पढ़ाता है, टैक्स फला टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है ना, तो आप उसके पास जाते हैं ना, चाहे वो दूसरा से आप बोलते हैं नहीं, कैफ में यही कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, फला सब्जेक्ट उससे पढ़ेंगे, फला सब्जेक्ट इससे पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो एक्सपर्ट है, ये भी तो प्रोडक्टिविटी है ना, टीचिंग फील्ड में प्रोडक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। तो जो एक्सपर्ट है उसके पास बच्चे भी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाली बात है कि जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। चौथा और फिफ्थ जो एडवांटेज है वो भी सिंपल है, कह रहे हैं कि एक बंदा जो इसको सब कुछ आता है उसको फिर कुछ भी नहीं आता, मास्टर वो किसी में नहीं है। ये कहते हैं ना, एक सेइंग है कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात है, भाई मुझे सब आता है, तो यार सब तो आता है लेकिन कोई एक किसी एक चीज में फिर मैं मास्टर नहीं हो पाऊंगी, ठीक है ना। तो एक काम करो लेकिन उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, ये वो वाली बात है। तो मैं तो इसको बहुत ही ऑनेस्टली यूज करा है कि मैंने किसी दूसरी फील्ड की तरफ मैं जाती नहीं हूँ, मेरी फील्ड यही है तो मैं बोलती हूँ इसी फील्ड में, क्योंकि मुझे पता है कि इस फील्ड में मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी फील्ड पर हूँ। ये नहीं कि भाई ये भी चलो अकाउंटिंग को भी टच कर लेते हैं, अकाउंटिंग पढ़ी भी तो है, आती तो है, अकाउंटिंग भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, चलो बिजनेस मैथ्स भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये वाली चीज नहीं है भाई, एक में एक्सपर्ट हो उसी को सबसे अच्छे उसी पे फोकस रखना है। फिफ्थ वाला कोई मुझे आप में से समझाएगा, क्योंकि फिफ्थ में बड़ी डिफरेंट सी बात हो रही है, कैसे उसको डिवीजन ऑफ लेबर से कैसे रिलेट करेंगे आप लोग। आपको पढ़ के लगेगा कि ये वाली चीज यहाँ क्यों लिखी हुई है ना, ये कहाँ से आ गई ये क्रॉप की बात और ये कंपैरेटिव एडवांटेज, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा। हाँ भाई, कोई रिलेट कर पा रहा है डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर ये पॉइंट का क्या मतलब आया। भाई कहने जैसे हर इंडिविजुअल जो है वो हर काम नहीं कर सकता, हर इंडिविजुअल के पास एक डिफरेंट स्किल्स होती है ना, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें आपके पास नेचुरल होती हैं। भाई एक बंदा है जो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आर्ट में बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, तो वो उसी उसी फील्ड की तरफ है भाई, उसकी आर्ट आर्ट वगैरह में वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। हर कोई टीचर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, टीचिंग स्किल्स भी किसी कुछ ही होते हैं जिनके पास टीचिंग स्किल्स होती हैं जो अपनी बात। अक्सर आप कहते हो एक बंदा, अक्सर लोग आपको ये कहते हुए सुनेंगे यार मुझे समझ में आ गया, समझाना नहीं आता मुझे। मतलब समझाना एक एक आर्ट है ना,
अपनी बात जो आपको समझ में आ गई उसको दूसरों के दिमाग में बैठाना ये कार्ट है, ठीक है ना। तो टीचिंग एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। हर इंडिविजुअल के पास हर स्किल्स नहीं होती, ठीक है, हर किसी के पास अपनी एक स्किल्स होती हैं। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि कंट्री लेवल पर भी हम अगर इसको देखें तो ऐसा ही है। हर कंट्री हर चीज बनाने में वो नहीं है, यानी पाकिस्तान गाड़ियां नहीं बना रहा ना। पाकिस्तान में गाड़ियां क्या होती हैं, मोस्टली इंपोर्ट होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आके असेंबल वगैरह हो रही होती हैं, पार्ट्स असेंबल जरूर हो जाते हैं, लेकिन गाड़ियां या जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर जो चीजें हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रेलिवेंट वो चीज नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से पाकिस्तान हर क्रॉप नहीं बना सकता, यानी चाय जो टी की जो चाय की पत्ती होती है उसमें कुछ कंट्रीज जो है ना वो नंबर वन पे आते हैं। आई थिंक नेपाल वगैरह जो है सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए और जो चीजें रिक्वायर्ड है वो पाकिस्तान के अगर अगर अंदर नहीं है तो पाकिस्तान कैसे प्रोड्यूस करेगा उसको। जैसे आई थिंक चाय की पत्ती का ये है कि वो पहाड़ों की ढलान वगैरह पे उसको किया जाता है कि पानी उसके ऊपर से जो है ना गुजरता हुआ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह की उसकी कंडीशंस हैं। हर क्रॉप की कंडीशन होती है ना, इसके लिए इतनी अगर गर्मी का है तो इतनी गर्मी रिक्वायर्ड है, इतनी ऐसा मौसम रिक्वायर्ड है, इतनी बारिशें चाहिए, ठीक है ना। तो हर रिक्वायर्ड कंडीशन हर कंट्री में नहीं एग्जिस्ट की जाती। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान की क्या क्या चीजें अच्छी है, पाकिस्तान टेक्सटाइल में बहुत अच्छा है, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। और क्रॉप के अंदर जो है ना वो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की वैसे तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं, आपके राइस बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के, फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, मैंगो वगैरह पाकिस्तान के बड़े फेमस हैं, ठीक है ना। लेकिन हर क्रॉप में नहीं, ठीक है ना। तो कुछ क्रॉप आपकी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी, वो दूसरी कंट्री कर रहा होगा। कुछ क्रॉप जो यहाँ बहुत अच्छी है वो दूसरी कंट्री में आपको हो सकता है नहीं मिल रही होंगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से इंडिविजुअल्स स्किल वाइज वेरी कर रहे होते हैं, इस तरह से कंट्रीज में भी हर चीज नहीं ग्रो हो रही होती, ठीक है ना। और जिस चीज में आप एक्सपर्ट होते हो उसमें आपकी कॉस्ट भी क्या आ रही होती है, कम आ रही होती है। जैसे अभी आपने कहा ना, एक्सपर्ट यूज करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या है होगा, कम होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब भी यही है। पाकिस्तान अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो दूसरे बहुत सारे कंट्रीज के मुकाबले में क्या आ रही होगी, कम। जैसे मैं आपको इसकी एक रीजन बताऊं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, हाँ बिल्कुल आप ऑयल कह सकते हो सऊदी अरेबिया वगैरह के लिए, कि जिनमें लेबर वगैरह ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पाकिस्तान लेबर अबंडेंट कंट्री है। यहाँ की लेबर फोर्स बहुत जो है ना बहुत बड़ी लेबर फोर्स है हमारे पास ना। हमारे पास कैपिटल इतना नहीं है, हमारे पास क्या है, ज्यादा है, लेबर ज्यादा है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा है ना, ठीक है। तो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज भी क्या कोशिश करती हैं कि ऐसी कोई चीज जिसको प्रोड्यूस करने में क्या चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए, उनको कहाँ लगाएं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम पाकिस्तान, चाइना, इंडिया इन जगहों पे लगाएं, ताकि यहाँ पे लेबर लेबर क्या मिल जाएगा आपको, सस्ता मिलेगा। और लेबर सस्ता मिलेगा तो आपकी उस चीज को बनाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाली बात है कि जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो अगर आप उसको बनाओगे तो रिलेटिवली दूसरों के आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ये कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी बाकी लोगों के मुकाबले में आपको क्या एडवांटेज हासिल है कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है पर यूनिट कॉस्ट। तो इंडिविजुअल लेवल पर भी ऐसी है, वो कह रहे हैं इंटरनेशनल कैनवस पे भी ये होता है कि हर कंट्री हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, हर चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता। जिसमें वो अच्छा है और जो फैसिलिटीज रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है वो उन्हीं चीजों पे फोकस करता है, ठीक है ना। इसीलिए ट्रेड का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। जैसे कंट्री के अंदर आपको एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है ना, कि एक बंदा सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, तो एक्सचेंज जरूरी है। ऐसी कंट्री लेवल पर भी ट्रेड जरूरी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स स्टेजेस। क्या नाम था तुम्हारा, इर्तिजा, इर्तिजा सही बोला है ना मैंने। अच्छा, इर्तिजा कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, जरा डेफिनेशन पढ़ के बताइएगा। कैपिटल तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, फॉर्मेशन टर्म ऐड हो गई बस कैपिटल के साथ। हाँ रीड रीड करके। Capital formation refers to the addition or increase in the stocks of capital in capital. हाँ, क्या समझ में आया इससे।
कैपिटल किसे कहते हैं? चीजों को बनाने में, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, फैक्ट्रीज वगैरह, ये हमने मिसाल ली थी, ठीक है ना। देखो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ना, किसी चीज का बनना, ऐड होना, ठीक है ना, इजाफा होना भाई, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल का इजाफा होना कंट्री के अंदर। अगर न्यू कैपिटल स्टॉक ऐड हो रहा है, न्यू मशीन्स इकोनॉमी में बन रही हैं, न्यू फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी? कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, उसके लिए क्या चाहिए होती है? इन्वेस्टमेंट। फैक्ट्री बनानी है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना आपके, ऐसे थोड़ी मतलब ये कोई वो वाली बात थोड़ी है कि ठीक है वो बन जाएगी, किसमें क्या है, एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन इन इट्स स्टेजेस में वो ये बात बता रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो न्यू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक की जो बढ़ता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसके वो स्टेजेस बता रहे हैं। यानी अगर आप चाहते हैं आपकी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो, कैपिटल फॉर्मेशन क्यों जरूरी है भाई? जितने ज्यादा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी बढ़ेगी ना। जितनी ज्यादा आपके पास मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उतना ज्यादा आप प्रोड्यूस कर पाओगे। इसलिए जरूरी है ना कैपिटल। कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? बाकी सारी चीजों के साथ कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपको चाहिए। तो कैपिटल इकोनॉमी का ज्यादा होगा तो इकोनॉमी की प्रोडक्शन करने की एबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हर इकोनॉमी फोकस करती है। वो कह रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, ये उसके स्टेजेस बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन करनी है तो वो उसके क्या स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है? सेविंग का कैपिटल फॉर्मेशन से क्या कनेक्शन है? वो कह रहे हैं कि भाई आज जब आपके पास इनकम आती है, हर किसी की इनकम का एक सोर्स है, तो हम अपनी सारी इनकम खर्च नहीं करते, हम अपनी इनकम का एक पार्ट क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात सब गौर से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स में सेविंग का जो मतलब है ये बहुत स्पेसिफिक है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सेविंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने घर के बिस्तर के नीचे आपने पैसे रख दिए, तकिए के अंदर पैसे डाल दिए, बाहर से गुल्लक लेकर आ गए उसमें आप पैसे डाल रहे हो, ये सेविंग आपके लिए जरूर होगी, आप इसको जरूर बोल रहे होगे मैंने तेरे पैसे सेव कर लिए, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये सेविंग नहीं है, क्योंकि वो पैसा 10 साल बाद भी निकालोगे तो उतना ही मिलेगा आपको। इकोनॉमिस्ट कहते हैं तो सबसे बुरी फॉर्म है पैसा रखने की, वो इसको लीकेज कहते हैं, होर्डिंग कहते हैं, मनी होर्डिंग, पैसा जमा करना, ठीक है। ये कहते हैं सबसे इनएफिशिएंट वे है पैसा जमा करने का कि आप ये काम करें, इसको वो सेविंग कंसिडर ही नहीं करते। वो कहते हैं सेविंग किसे कहते हैं? आप बैंक में पैसा रख रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लगा रहे हो, ये सेविंग है, ठीक है। हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के, मैंने फला शेयर पे इतना इन्वेस्ट कर दिया। इकोनॉमिस्ट तो भी सेविंग ही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है वो अभी मैं आगे बताती हूँ आपको। तो मेरे पास मेरी इनकम का, मैं अपनी इनकम का एक पार्ट क्या करती हूँ, लेट्स से बैंक में रख देती हूँ, ठीक है ना। अब बैंक क्या करता है अब मेरे पैसों का? क्या उसने कोई वो जगह बनाई हुई है जहां मेरे नाम से मेरे पैसे रख देता है और वहीं रखे रहते हैं? नहीं, ठीक है। बैंक क्या करता है कि जैसे मैं कौन हूं? लेंडर, लेंड कर रही हूँ ना पैसा, ऐसे ही कुछ लोग कौन होते हैं? बोरोवर्स, जिनको पैसों की क्या होती है? जरूरत होती है। वो बैंक के पास आते हैं, बोलते हैं भाई हमें फैक्ट्री बनानी है, हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे चाहिए हमें। बैंक क्या करता है? आपके और जो दूसरे लोगों के पैसे होते हैं उनको जमा करके उनको एज अ लोन दे देता है, और वो उन पैसों का क्या करते हैं? फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? सेविंग चाहिए। इकोनॉमी में लेंडर्स होंगे तो इन्वेस्टमेंट हो पाएगी, सेवर होंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी। और हमारी जैसी इकोनॉमीज जिनमें हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी कहलाते हैं। कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन क्या कर देते हैं? खाया पिया हजम किया, आज बोला, ठीक है, हम ये काम करते हैं। हम अपनी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड कर देते हैं, तो हम सेव क्या कर रहे होते हैं? कम कर रहे होते हैं। और जब हम सेव कम करेंगे तो कैपिटल मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? बैंक अपना पैसा तो नहीं दे रहा ना इन्वेस्टर को, बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं है, बैंक के पास तो डिपॉजिटर्स का ही पैसा है ना। और तो डिपॉजिटर्स कौन है? जो सेवर्स है बेसिकली, ठीक है ना। तो सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। ये इन्होंने स्टेजेस में बताया कि पहले वो जो आपका पैसा था वो कहाँ आया? मोबिलाइज होके
कैपिटल मार्केट में आया, अगर आप इसको अभी रीड करिएगा, कैपिटल मार्केट में बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब आ जाता है। और फिर इस कैपिटल, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते हैं तो वो क्या होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे ना, तो उस कंपनी के पास आपका पैसा गया कैपिटल मार्केट के थ्रू, और फिर वो कंपनी उस आपके पैसों का क्या करेगी, उसको इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, उसको न्यू प्लांट लगाना है, उसको अपनी फैक्ट्री बनानी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर वो आपके पैसों से क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, और इकोनॉमी में क्या होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसको एक दफा क्विकली रीड कर ले ताकि हम आगे बढ़े। आज हमने चैप्टर 1 अपने रिक्वायर्ड जहां तक है ना, कि भाई यहाँ तक हम, मैंने बोला था कि हम स्लाइड्स कर लेंगे, वहां तक हमने करना है लाजमी, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करें। नहीं, कैपिटल को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। अगर आप, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं तो डेफिनेशन है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इन्वेस्टमेंट। चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी आपने बोला भाई मेरी फैक्ट्री में पहले जो है ना वो 2 मशीन्स थी पिछले साल, अब इस साल एक मशीन का एडिशन हुआ है, तो अब कितनी मशीन हो गई है, 3 हो गई है। कितना डिफरेंस आया, चेंज कितना है, एक मशीन का जो चेंज आया वो क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हम। देखो बहुत सारी टर्म्स, जनरल टर्म्स और फाइनेंशियल उसमें आप अगर देखें तो उसके मतलब अलग है। इकोनॉमिक्स की मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या टर्म्स, वरना हम तो, हम स्टॉक में भी अगर पैसा लगा रहे होते तो हम उसको भी इन्वेस्टमेंट कह रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट उसे कह रहे हैं ऐसा खर्चा, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम। तो हम शेयर्स खरीद रहे हैं, ये सेविंग है। वो कंपनी जो उन पैसों से कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में हर टर्म्स की ना एक सेपरेट मीनिंग है। हाँ जी, स्टेजेस में कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही। स्टेजेस वही वाली बात है जो मैंने आपको समझाई है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़े, किसी ने कुछ पूछना है। फिर जब मैं पूछूंगी क्विज में। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जितना पार्ट आज हम एंड करेंगे 19 स्लाइड्स तक होने वाला है, अभी बस 2 स्लाइड्स ही और रहती हैं, उसका क्विज सेपरेट होगा। ठीक है। और क्योंकि आप लोगों का अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, मैं तो ये बोलूँगी, तो इसलिए मैं फ़िलहाल जो है वो क्विज क्लास के अंदर नहीं रख रही, मैं ऑनलाइन रखूँगी ताकि हमारा टाइम सेव हो। क्योंकि अगर क्लास के टाइम पे क्विज होगा तो हमारी क्लास, हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाता है क्विज करने में, फिर हम क्विज को उसी टाइम पे डिस्कस भी करते हैं। ठीक है ना। और डिस्कशन का काम क्या करेंगे हम, क्योंकि ऑब्वियसली आपने क्विज दिया, अब आपके कुछ गलत हुए, गलत जो हुए हैं आप, या तो आपको देखकर समझ में आ जाता है हाँ यार समझ में आ गया क्यों गलत हुआ, हमने फालतू में जल्दी जल्दी में कर दिया। कुछ आपको नहीं समझ में आ पाते कि ये क्यों गलत हुआ, इसके कॉन्सेप्ट, तो वो भी डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो उसका मैं काम ये करूंगी। अभी लास्ट मैंने इस बैच में भी ये किया, जो हमारा दूसरा बैच चल रहा है, कि मैंने इनका चैप्टर 3 का क्विज लिया, और मैंने उसकी जो पूरे क्विज की जो डिस्कशन थी उसकी मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी और वो उनसे शेयर कर दी कि आप देख लीजिएगा कि भाई इस एमसीक्यू का आंसर अगर ये है तो ये क्यों है, ए क्यों है, बी क्यों नहीं था, सी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के साथ भी कर लूंगी। जब मुझे लगेगा कि अब हालात थोड़े साजगार हो गए हैं, हाँ सिलेबस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो फिर हम आगे के चैप्टर्स क्लास में कंडक्ट कर लेंगे क्विज। लेकिन फिलहाल जो चैप्टर 1 का क्विज है वो मैं ऑनलाइन रखूंगी। और आज थर्सडे है, आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, जितने एमसीक्यूज अभी मैंने लास्ट बताए थे आप सबने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है और आसान टॉपिक हैं ये, डेफिनेशंस वगैरह पर ही बेस करते हैं। तो इसका क्विज जो है, आप लोग अपना संडे फ्री चाहते हैं बिल्कुल, वैसे तो आपको संडे फ्री मिलेगा नहीं अब जो हुआ है उसके बाद। बताएं भाई किस दिन रखूं, सैटरडे रख दूं। बड़ी मुश्किल से सर हिल रहा है, क्यों भाई, ये तो आसान सा चैप्टर है यार। अब हार्डली आज की क्लास के बाद आप इस पे अगर 2 घंटे लगाते हैं ना, तो आपकी पूरा रिवीजन और प्रिपरेशन हो जाएगी।
तो कोई इतना कोई मुश्किल, इसमें कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मुझे लगता है कि हाँ इस चैप्टर में है, इसमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड, तो मैं दे देती हूँ। लेकिन आप प्लीज आप लोग इसी वजह से कोशिश करिएगा कि जो मैं डेली एमसी जब दे रही होती हूँ ना हर क्लास में एमसीक्यूज को साथ साथ सॉल्व कर लें। ये नहीं कि पूरा चैप्टर हो जाएगा तो बैठेंगे, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के फिर हम 2 से 3 दिन बाद क्विज रख लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसलिए साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व कर लिया करें। अच्छा, ये स्लाइड तो वैसे भी डिस्कस करने की कोई वो नहीं है। स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स, तो ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट में ही हमने डिस्कस कर ली थी, तो ये स्लाइड बस मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, ये बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, कल कल भी मैंने एक वीडियो शेयर करी थी। पहले मैंने सोचा था कि अपना टाइम सेव करने के लिए आप लोगों को बोलूं कि वो वीडियो देख लें, और वो वीडियो थी रिलेटेड टू, अगर आपने देखा हो, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड क्लब गुड्स, ठीक है ना। मेरी ही अपनी ही वीडियो थी। मैंने सोचा था उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो ये होगा कि हमारा वो टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने भेजी लेट थी, आई थिंक शाम या मैं ऐसे भेजी थी, तो फिर मैंने बोला कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना देख पाए, तो फिर अगले दिन यही होगा कि मिस हमने देख ली, मिस हम नहीं देख पाए, तो पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं बस। अगर मैं मॉर्निंग में ही भेज देती ना, तो फिर मैं आपको बोलती कि वो देख लें, तो हम फिर उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमारा काफी टाइम सेव हो जाता, हम चैप्टर 2 भी आज ही स्टार्ट कर देते। ठीक है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मेन डेफिनेशन है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं, एक बड़ी फेमस सेइंग है कि हम कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। देयर इज नो फ्री लंच मतलब मुफ्त में आपको कुछ भी नहीं मिलता। ये तो एक उस इडियम के तौर पे ये बात हो रही है, लंच की सिर्फ बात नहीं हो रही, ठीक है। मुफ्त में आपको कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज की, हर चीज की, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में आपको लग रहा हो कि ये फ्री हो, लेकिन हर चीज की कोई ना कोई कॉस्ट है। इवन आप यूट्यूब पे भी कोई अगर लेक्चर दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो पे आप वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली एक जो सबसे बड़ी कॉस्ट आप सेक्रीफाइस करें वो अपना टाइम है, ठीक है ना। तो हर डिसीजन की आपकी कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होती है जो आप फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, कौन सी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं, वो कॉस्ट जो आप कह रहे हैं कि सबसे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि ये नहीं करता तो ये करता मैं, ये होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि यार अगर मैं अपने पैसे यहां नहीं लगाता ना तो मैं यहां लगाता, हो सकता है उस पैसे के तो और भी बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी वाली चीज होती है ना, ये नहीं करता तो ये करता, तो वो जो आप ना नहीं कर सके इस काम को करने की वजह से, वो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। या अगर क्लास नहीं लेने आनी होती ना तो मैं सो रहा होता इस वक्त, ये आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है ना, स्लीपिंग। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अक्सर स्टूडेंट्स, इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, और उसमें स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि वो उन्होंने एक ऑप्शन ये दिया था, ऑल सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट, तो स्टूडेंट्स ने उस पे लगा दिया था। ये रहा ना एमसीक्यू नंबर 1, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, विच वन इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें एक ऑप्शन ये भी है नंबर 1, ऑल सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स इस पे लगा देते हैं, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी आपने सेक्रीफाइस करा, जो कुछ आपने सेक्रीफाइस करा वो सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं आता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक चीज को लेने के लिए आपने जो दूसरी सेकंड बेस्ट चीज जो आपने गिव अप करी है ना, वो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट था, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि यार ये नहीं कर सके इसको करने की वजह से। तो इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है, ऑप्शन बी, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट दैट फॉरगॉन, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना।
तो जब भी हम किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं कि यार बस पैसा यहाँ लगाना पड़ गया वरना तो मैं यहाँ लगाता, ठीक है ना। तो वो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट आपके जहन में होता है ना, वो आपके उस काम को करने की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी कि आप सो नहीं पाए, ये कॉस्ट है, ठीक है। मॉनेटरी टर्म में नहीं आ रही लेकिन फिर भी एक कॉस्ट है कि भाई वो जो बेनिफिट आपको सोने से मिल सकता था वो आपको अब नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज, जैसे कि आपको इसके अंदर भी दिख रहा है कि मैंने एक पिक्चर ऐड करी है कि भाई जॉन स्टडी ऑल नाइट फॉर इस एग्जाम। उसका एक डिसीजन था कि उसके एग्जाम था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं पूरी रात एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा। नेक्स्ट डे जॉन इज वेरी स्लीपी, तो पूरी रात पढ़ने का जो उसका डिसीजन था उसकी क्या कॉस्ट उसने बेयर करी कि एक अच्छी जो नींद थी रात की उसने वो सेक्रीफाइस कर ली। अ गुड नाइट स्लीप, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर? नहीं, हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज देखते हैं ना, हम कहते हैं यार रिसोर्सेज का जो बेस्ट, और जो एक आपने अपने जहन में हमेशा ये रखा हुआ होता है, ये नहीं होता अगर ये नहीं करता तो आप, ये होता है ना, ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता, ये नहीं होता, आप कहते हैं ये नहीं करता तो मैं ये करता, ठीक है ना। तो वो जो दूसरा ऑल्टरनेट है जो आपने सेक्रीफाइस करा उसको काम को करने की वजह से, वही बेसिकली आपकी असल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो भी यही कह रहे हैं कि बेस्ट डेफिनेशन में यही आएगा। अच्छा, हमने इकोनॉमिक एजेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है भाई? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी में? 4 है। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स, ठीक है ना। इन सबको हमने डिसीजन मेकर भी बोला था क्योंकि ये अब कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे थे। जैसे कंज्यूमर डिसाइड कर रहा था अपनी इनकम कहाँ एलोकेट करनी है, फर्म डिसाइड कर रहे थे रिसोर्सेज किन प्रोडक्ट्स को बनाने में लगानी है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि अपने फंड्स किस सेक्टर पे लगाने हैं, ठीक है ना। हर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग ले रहा था। तो वो कह रहे हैं कि ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स क्योंकि ये डिसीजन मेकर भी हैं तो ये क्या फेस कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे होते हैं। और इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से वो फेस कर रहे होते हैं, अब उन्होंने बताया। अगेन बहुत ही सिंपल सी स्लाइड है। कह रहे हाउस होल्ड क्या फेस करते हैं, द सेटिस्फेक्शन फॉरगॉन बाय कंज्यूमिंग गुड ए रादर देन स्पेंडिंग द मनी ऑन गुड बी, ठीक है ना। कि अगर गुड बी पे नहीं लगाता तो गुड ए को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिल सकती थी अब वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गुड ए गुड बी दोनों पे नहीं लगा सकते पैसे। मनी क्या है भाई, लिमिटेड है ना। क्या नाम है? उरूज। उरूज बात समझ में आ रही है? हाउस होल्ड को क्या कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ता है, लिमिटेड इनकम। आप जहां जी चाहे नहीं लगा सकते अपना पैसा, आपको डिसाइड करना पड़ता है ना। आपको कितनी दफा ये डिसीजन लेना पड़ता है, यार इस पे लगाऊं पैसा या इस पे लगाऊं। तो अगर आप गुड ए पे लगा देंगे तो गुड बी पे नहीं लगा पाएंगे, तो जो सेटिस्फेक्शन जो बेनिफिट उससे मिल सकता था वो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप हाउस होल्ड फेस कर रहे होते हैं। फर्म्स क्या कर रही होती हैं कि जो रेवेन्यू आपको गुड ए को प्रोड्यूस करने में और सप्लाई करने में मिल सकता था, अब क्योंकि आप गुड बी को सप्लाई कर रहे हैं तो वो गुड ए से अब रेवेन्यू नहीं मिल सकता, क्योंकि हर चीज तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज सप्लाई करनी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई जितना ज्यादा वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की मैंने आपको खुद भी एक बात बताई है, हम इकोनॉमिक्स में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की टर्म बहुत यूज करते हैं। जब प्रॉफिट की बात होती है, सेटिस्फेक्शन की बात होती है, तो हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं कि हम इनको क्या करना है, मैक्सिमाइज। ये जो टर्म है ना मैक्सिमाइजेशन, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर छुपा है कि मैक्सिमाइजेशन की टर्म इटसेल्फ आपको बता रही होती है कोई ना कोई कंस्ट्रेन है कि आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रेन ना हो, कोई लिमिट ना हो, तो मैक्सिमाइजेशन की टर्म ही यूज नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई मैं, लेट से आप यहाँ से चलना स्टार्ट हो, वहां तक कहाँ तक जा सकते हैं, उस दीवार तक जा सकते हैं। मैं आपसे बोलूंगी ना आप चलते ना, बोलूंगी मैक्सिमम इस वहां तक जा सकता हूँ मैं। क्यों, आगे कोई बैरियर है किसी किस्म का, कोई कंस्ट्रेन है, तो आप बोलेंगे ठीक है यहाँ से तो चल लूंगा लेकिन मैक्सिमम मैं वहां तक जा सकता हूँ, तो यानी कोई लिमिट है आगे।
जिसकी वजह से आप मैक्सिमम वहां तक जा सकते हैं। तो जब मैक्सिमाइजेशन की टर्म यूज होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी जितना मर्जी चाहे नहीं प्रॉफिट कमा सकते, एक लिमिट है। आपकी क्या कोशिश है कि उसको उसके एंड तक जाना, जितना मैक्सिमम आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उस लिमिट तक जाना, जितनी मैक्सिमम आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं उस लिमिट तक जाना, ये आपकी लिमिट है। क्योंकि अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में नहीं पाया जाता, क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, एक कंस्ट्रेन है जो हम सब फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ रहा है ना अपने रिसोर्सेज को किस सेक्टर पे लगाए, एजुकेशन पे लगाए या हेल्थ पे लगाए, ठीक है ना। तो उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, अगर हेल्थ पे ज्यादा लगाएगी तो एजुकेशन पे, जो एजुकेशन पे लगाने से जो वेलफेयर अचीव हो सकता था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती थी, अब वो नहीं हो पाएगी उतनी, क्योंकि हेल्थ पे ज्यादा लगाना पड़ गया, ठीक है ना। तो हर कोई अपने डिसीजन में क्या फेस कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा है, ये स्लाइड में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आपको क्विकली एमसीक्यूज के हवाले से बता दूं कि अब आप कितने एमसीक्यूज आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और पेपर में 19 स्लाइड्स तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पेपर में आएंगे। अगर मैं इसको एक समराइज करके बताऊं तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई आपकी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव, इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है आपका, पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इसके रिवॉर्ड्स हो गए। ये तो आप जब स्लाइड्स देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हो गया जो आज पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो इनको गो थ्रू करिएगा। और आपने जो प्रिपरेशन करनी है अपनी, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक लिए थे भाई अपने एमसीक्यूज, 32 तक लिए थे। तो अब आप अच्छे खासे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने 32 से आगे आना है, आई थिंक 62 समथिंग कुछ है आपके, जी बल्कि 63 भी हो जाएगा। 63 आप अपने पास लिख लें कि 1 to 63 एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे से जो है ना इसको सॉल्व करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जो आपका क्विज होगा वो जरूरी नहीं है कि एज इट इज एमसीक्यूज उठ के आ जाएंगे आपके पास, ये याद रखिएगा। इन एमसीक्यूज से सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो पक्के कर रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यूज किसी भी तरह के आ सकते हैं, आपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप इनकी तैयारी करिएगा, फिर देखते हैं किस तरह का आपका होता है। इतना फर्स्ट चैप्टर का है तो इतना मुश्किल तो नहीं होगा, आसान टॉपिक है आपके, जी 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 जी, पूछें 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 जरूर। 11 और 12, मैं सर सलान ने तो आई थिंक आपको कोई एक टॉपिक करवा दिया था, उन्होंने इसका कोई क्विज भी दे दिया था, लेकिन हमारा कोई स्पेसिफिक एक पूरा टॉपिक हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं क्विज वाला काम नहीं कर सकी आप लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली। 11 और 12, ठीक है। 11 पे आते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इशू रिलेट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अच्छा, हमने कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत स्पेसिफिकली एक बार डिस्कस कर ली थी कि ये मैक्रो के अंदर आते हैं, ठीक है, और जिनकी टर्म देखते साथ हमें समझ में आ जाना चाहिए। हमने बोला था इन्फ्लेशन एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो नहीं हो सकता। रीजन, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी एक चीज की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं, मेजॉरिटी की प्राइसेस क्या होने लग गई हैं, बढ़ने लग गई हैं। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस जिसे कहते हैं, यानी आप जितनी भी गुड्स हैं उनका एक एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्राइस। तो जब एवरेज प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप इसे कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन हो गई है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन किसी एक कमोडिटी से रिलेटेड नहीं है, इन्फ्लेशन एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो एक पूरी इकोनॉमी का एक मेजर प्रॉब्लम है। इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, ये अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर होती है, क्या आप देखते हैं कि भाई जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको हल्का सा टच करा था, थोड़ा थोड़ा सा बताया था। जीडीपी की एक मिसाल कोई देख दी थी मैंने कि आप एक साल में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, दिस इज बेसिकली कंट्री जीडीपी। कि भाई आप ने अगर 2025 की जीडीपी निकालनी है तो आप 2025 के आखिर में
देखेंगे कि इस पूरे साल में आपकी इकोनॉमी ने कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। वो वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमी की जीडीपी कहलाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे निकलती है, आप 2 सालों की जीडीपी को कंपेयर करते हैं कि जब आप 2025 के जीडीपी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2025 की जीडीपी और 2024 की जीडीपी में क्या फर्क है। आया ये आपने 2025 में ज्यादा वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं या कम वैल्यू के। अगर तो ज्यादा के किए तो आप क्या देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे निकलती है, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जिसमें पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इशू है वो किस में आता है, मैक्रो के अंदर आता है, वो माइक्रो के अंदर नहीं आता। ये स्मॉल लेवल एनालिसिस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बैंक रेट ऑन बैंक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम किसी स्पेसिफिक फॉर्म की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी एक हाउस होल्ड की सेविंग की बात कर रहे हैं, हम टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर बैंक रेट चेंज होता है उससे इकोनॉमी की सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। अब आती है बात डी, डी क्यों है, इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन ऑन व्हीट प्राइसेस। सबसे पहले हम कितना स्पेसिफिक हो गए कि शॉर्टेज की वजह से जो व्हीट प्रोडक्शन में जो शॉर्टेज हुई है उसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, व्हीट प्राइसेस पर आ रहा है। अच्छा, आपको आपने बोला नहीं इससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको जो डिफरेंस माइक्रो मैक्रो का बताया था उसमें आपको याद है कि हमने एक माइक्रो के अंदर जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें एक डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस पढ़ी थी हमने। प्राइस डिटर्मिनेशन का एक कॉन्सेप्ट था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। कमोडिटी प्राइसिंग क्या लिखा हुआ है, क्या टर्म है, फैक्टर प्राइसिंग से पहले क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रही मुझे, छोड़ो तुम लोग। कमोडिटी प्राइसिंग ना, ये कमोडिटी प्राइसिंग क्या है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की बात कर रहे होगे जैसे कि व्हीट, या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की भी बात कर रहे होगे जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो भी आप स्पेसिफिक हो गए हो ना। किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करना, किसी एक कमोडिटी के बारे में बात करना, ये क्या है आपका माइक्रो कॉन्सेप्ट है। या अगर आप ऐसी भी कोई बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इनकम को रखते हुए, तो आपने सेकंड पॉइंट देखा था कि जो एलोकेशन वाली बातें हैं कि कंज्यूमर और फर्म्स कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं ताकि अपनी सेटिस्फेक्शन अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, ये भी हम माइक्रो में पढ़ते हैं। तो किसी एक फर्म का बिहेवियर, किसी एक कंज्यूमर का बिहेवियर, किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमिन हो रही है, ये सब माइक्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप चैप्टर 2 में ही पढ़ोगे यही कि किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, किन रीजंस की वजह से मार्केट में किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है कभी कम हो। जैसे मैंने आपको टमाटर प्राइस की मिसाल दी थी ना, जब मैं ये पढ़ा रही थी कि टमाटर की प्राइस अचानक से क्यों हाई 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 हो जाती है, अचानक से उनमें एक हाइक आता है, ठीक है ना, कम क्यों हो जाती है, बढ़ क्यों जाती हैं, ये सारे रीजंस हैं, ये सब किसमें, माइक्रो में आएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस का कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन डी आपका इसका जो है ना वो करेक्ट है। अच्छा, 12th में प्रॉब्लम आना ये बिल्कुल जो है ना वो सही है क्योंकि आपने मॉडल्स अभी तक पढ़े ही नहीं है। तो जब आपने अभी तक मॉडल्स नहीं पढ़े तो आप इसका आंसर आपने सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों के लिहाज से 12th का क्या आंसर होना चाहिए कुछ। अच्छा, देखो साइंटिफिकली टेस्टेड तो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर रही है इकोनॉमिक्स। ह्यूमन बिहेवियर को किसी लेबोरेटरी में आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बेस्ड ऑन नेसेसिटी, ये भी हमें कोई ऑप्शन कोई ऐसा नहीं लग रहा। बात है कि रियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस करते हैं, मॉडल्स अजम्पशंस पे बेस कर रहे होते हैं। तो हम, आप किस में कंफ्यूज थी, ए में और बी में थी ना। अच्छा, जो इकोनॉमिक मॉडल्स की जो अजम्पशंस है ना, ये जब आप पहले ही मॉडल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि हम अक्सर जो भी अजम्पशन लेते हैं उसमें ये हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो दो फैक्टर्स का हम बिहेवियर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं डिमांड पर। साइंस के अंदर हमने एक लॉ की बात करी थी ना, लॉ ऑफ डिमांड, जब हमने बोला था कि इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजी के लिहाज से साइंस
कैसे है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही होती है। तो उसमें हमने एक लॉ की बात करी थी, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया था कि क्या बताता है, प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ता है। प्राइस बढ़ जाती है तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, प्राइस कम हो जाती है लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। उसमें हमारी एक अजम्पशन होती है कि भाई डिमांड को और भी तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, हमारी इनकम भी इफेक्ट करती है और भी इफेक्ट करती है, तो बाकी सारे अदर फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ये रियलिस्टिक अजम्पशन हुई? नहीं भाई, रियल वर्ल्ड में हमारी इनकम भी चेंज हो रही होती है, प्राइसेस भी चेंज हो रही होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं। पर जब हम मॉडल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार इस फैक्टर के अलावा, प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स, पॉपुलेशन, टेस्ट, अदर गुड्स की प्राइसेस, ये सब क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। रियल वर्ल्ड में तो ऐसा कोई वो नहीं है ना जादू के हम बोले बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहें, नहीं रख सकते। तो जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनकी जो अजम्पशन है वो क्या होती है, हाइपोथेटिकल, ये रियलिस्टिक नहीं होती। अब बात ये कि हाइपोथेटिकल अजम्पशन पे हम मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, तो इस वजह से कि हर मॉडल में, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड ही कोई क्यों ना कोई मॉडल हो, उसमें कोई ना कोई अजम्पशन लेनी पड़ती है। इन्फ्रेंसेस आप उसी से ही निकालते हो कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत रिजल्ट में चेंज आ जाएगा, लेकिन जो मेन रिलेशन है वो ऐसा ही रहेगा। जैसे हम कहते हैं प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, हालांकि हमने कितनी अजम्पशंस ली कि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे, उसके बावजूद मेन रिलेशन इनवर्स ही है। आपको दिखता है सेल लगती है तो अचानक से डिमांड बहुत ज्यादा कर देते हैं लोग, ठीक है ना, प्राइस बढ़ती है तो लोग अपनी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो रिलेशन आपको ये दिखता है। ये अजम्पशन नहीं है कोई, अनएम्प्लॉयमेंट का होना, इन्फ्लेशन का होना, ये अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई थ्योरी बिल्ड करते हैं कि फला वेरिएबल का इसके साथ ये रिलेशन है, तो वो थ्योरी बिल्ड करने में आप कुछ फैक्टर्स अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये चीज कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो जिन अजम्पशंस की बेस पर आप अपनी थ्योरी बिल्ड करते हैं ना, ठीक है, जिन फैक्टर्स की बेसिस पर आप अपनी थ्योरी बिल्ड करते हैं उनको आप अजम्पशंस कहते हैं कि भाई ये चीज ऐसी ही रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होगी। रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज को आप कांस्टेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अजम्पशन इंपॉर्टेंट होती है क्यों, ये जब हम कोई मॉडल पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि इसको कांस्टेंट अज्यूम क्यों किया जाता है, हम क्यों ये अजम्पशन ले रहे होते हैं, और अगर अजम्पशन ना ले तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। चले जी, आज यहीं तक रखते हैं। बेस्ड ऑन नेसेसिटी, यार इसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना, इकोनॉमिक मॉडल्स नेसेसिटी की बेस पर, यानी वो सिर्फ सारे मॉडल्स क्या नेसेसिटी की बेस पर जो है ना वो आप मॉडल्स को आप निकाल रहे होते हो कि, यानी बेसिक नेसेसिटी के अंदर जो चीजें आ जाती हैं सिर्फ आप उसी उसी के बेस पर कोई मॉडल निकाल रहे हो। मॉडल्स तो बहुत तरह के हैं ना, तो खाली नेसेसिटी के बेस पर तो मॉडल नहीं है। मॉडल्स तो अब आप आगे पढ़ोगे, ट्रेड से रिलेटेड भी मॉडल्स हैं आपके, बहुत तरह के मॉडल्स हैं, तो सिर्फ नेसेसिटी के बेस पर मॉडल नहीं है आपके। कोई मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर बता रहा है, कोई मॉडल फॉर्म्स का बिहेवियर बता रहा है, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ही, आप कह लो कि क्लियर आपको कुछ नहीं बता रहे होते, तो ये वो ऑप्शन है जो आपको कोई क्लियर बात नहीं बता रहा। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन नेसेसिटी, क्या मतलब समझ में आया आपको इससे, इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन नेसेसिटी, कोई क्लियर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा ना आपको। मॉडल्स जो है ना वो अजम्पशंस की बेस पर बिल्ड किए जाते हैं, इसलिए आपका ए और बी ऑप्शन है जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सी और डी का तो वो पहले से ही कैंसिल आउट हो जाता है।